हेलो एवरीवन। साल 1822 में इंग्लैंड के चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर, द डिफरेंस इंजन। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसके 130 साल के बाद साल 1950 तक आते आते कंप्यूटर्स पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गए और बहुत से कामों में कंप्यूटर्स का यूज होने लगा। पर इस वक्त के कंप्यूटर्स एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, जहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब एक बिट को दर्शाता था। और उस वक्त के कॉम्प्लेक्स कामों को करने के लिए एक कंप्यूटर में बहुत से वैक्यूम ट्यूब्स का जरूरत पड़ता था, जहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब 1 इंच से लेकर 6 इंच तक लंबा हो सकता है। तो इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स को स्टोर करने के लिए ये कंप्यूटर्स एक रूम के साइज जितने बड़े होने लगे। पर 1958 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट जैक किल्बी ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिसने आगे जाके दुनिया को बदल के रख दिया। और इस इन्वेंशन के लिए उनको साल 2000 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। ये इन्वेंशन था इंटीग्रेटेड सर्किट का। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स ने। और केवल 20 साल के अंदर अंदर साल 1970 तक आते आते जितने वैक्यूम ट्यूब्स को स्टोर करने के लिए एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर बनाना पड़ता था, उससे कई गुना ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स अब एक छोटे से इंटीग्रेटेड सर्किट में पॉसिबल थे, जिसने कंप्यूटर्स की दुनिया को बदल के रख दिया। आज हम इन इंटीग्रेटेड सर्किट को सेमीकंडक्टर चिप के नाम से जानते हैं, या फिर केवल चिप्स के नाम से। आज की इस दुनिया में आप जहां देखेंगे वहां आपको सेमीकंडक्टर चिप का यूज दिखेगा। ना सिर्फ मोबाइल्स और लैपटॉप में, बल्कि एसी, एटीएम्स, टीवी, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फैन, डिफेंस के हथियार और यहाँ तक कि बिजली के मीटर और टीवी के रिमोट में भी। अभी के समय पे सेमीकंडक्टर चिप का जो मार्केट है वो 611 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। और आने वाले 8 सालों में साल 2032 तक आते आते इसकी 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक होने की उम्मीद है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप कैसे काम करता है और उसका इतिहास क्या है, और भारत की सरकार इस उभरते सेमीकंडक्टर के मार्केट में इंडिया की पकड़ मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है। तो चलिए एक बेसिक आइडिया जानते हैं और सेमीकंडक्टर के साइंस को जानते हैं। अगर आपको इसके साइंस को जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पे स्किप करके आगे की वीडियो देख सकते हैं। अगर हम करंट के फ्लो की बात करें तो 2 टाइप के मेनली मटेरियल्स होते हैं, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। अब इसके साइंस में मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं। कंडक्टर्स नॉर्मली होते हैं जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करते हैं, और इंसुलेटर्स होते हैं जो करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, यानी रोकते हैं। और सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में होती है। कुछ केसेस में सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर की तरह एक्ट करेंगे और करंट के फ्लो को होने देंगे, और अगर हम केसेस को बदल दें तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का काम करेंगे और करंट के फ्लो को अपोज करेंगे, रोकेंगे। जनरली 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यहाँ पे यूज होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन यहाँ पे ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है रेतों में सिलिका और सिलिकेट्स के रूप में, इसलिए सिलिकॉन ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। नेचुरली जितने भी सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, वो करंट के फ्लो को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर उनमें फिर डोपिंग की जाती है। डोपिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन को डालना या इलेक्ट्रॉन को हटाना। डोपिंग को 2 टाइप में बांटा जाता है, एन टाइप और पी टाइप। अगर हम इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, इसलिए उसको एन टाइप बोलते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को सेमीकंडक्टर्स में से निकालेंगे तो उसकी जगह खाली हो जाएगी, जिसको कि होल कहते हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसलिए इसको पी टाइप डोपिंग कहते हैं। अब एक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के एक पीएन जंक्शन बनाया जाता है, और ये पीएन जंक्शन एक डायोड का काम करता है। यहाँ पे अगर हम एक बैटरी लें और उसके पॉजिटिव एंड को पी टाइप से और नेगेटिव एंड को एन टाइप से जोड़ दें तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है और करंट को फ्लो करता है। पर वहीं अगर हम पीएन जंक्शन को रोटेट कर दें और बैटरी के नेगेटिव एंड को पी टाइप से और पॉजिटिव एंड को एन टाइप से जोड़ दें तो वो रिवर्स बायस हो जाता है और करंट के फ्लो को अपोज करता है, और फिर वो इंसुलेटर का काम करता है। इसके बाद अगर हम एक पीएन जंक्शन को और एक और पीएन जंक्शन को आपस में जोड़ दें तो वो बन जाता है एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एक पीएनपी जहाँ पे एक पीएन को दूसरे पीएन से एन टू एन जोड़ा गया हो, और दूसरा एनपीएन जहाँ पे एक पीएन को दूसरे पीएन से पी टू पी जोड़ा गया हो। जहाँ पे डायोड सिर्फ 2 टाइप से काम करते थे, या तो कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, वहीं एक ट्रांजिस्टर 3 टाइप से एक्ट करता है, एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन। सैचुरेशन में वो कंडक्टर का काम करेगा, कट ऑफ में इंसुलेटर का काम करेगा, और वहीं एक्टिव मोड में वो एक एम्पलीफायर का काम करेगा, यानी कि करंट के सिग्नल को एम्पलीफाई करके बढ़ाना। 1940s में कंप्यूटर्स एक रूम के साइज जितने बड़े हो गए।
उस समय के हिसाब से वो कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल होते थे, लेकिन क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था जो कि ग्लास से बने होते थे, तो उनको मेंटेन करना किसी डरावने सपने से कम नहीं था। साइंटिस्ट जानते थे कि कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा छोटे और पावरफुल कंप्यूटर्स को बनाने का, और इसी के खोज में वो दिन रात लगे रहते थे। साल 1947 में जाके इन्वेंट किया गया सबसे पहला ट्रांजिस्टर, जो कि वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी छोटा था, काफ़ी पावरफुल था और काफ़ी एफिशिएंट था, लेकिन वो भी एक ग्लास ट्यूब के अंदर बनाया गया था। भले ही ट्रांजिस्टर छोटे हों, लेकिन फिर भी बहुत से ट्रांजिस्टर्स की ज़रूरत होती है एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, और अभी भी ये समस्या पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी। इसके अगले दशक में 1950s में हमारी कहानी में आते हैं रॉबर्ट नॉयस। ये एक नौजवान इंजीनियर थे जो कि फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी में काम करते थे। इनके पास आइडिया आया कि इतने बड़े बड़े सर्किट बोर्ड में इतने सारे ट्रांजिस्टर फिट करने से अच्छा क्यों ना हम एक छोटे से सिलिकॉन के टुकड़े पे ही सारे ट्रांजिस्टर को डिजाइन कर दें, और इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया द प्लेनर प्रोसेस। पर इसको एग्जीक्यूट करना एक डरावने सपने से कम नहीं था। उस समय की टेक्नोलॉजी और मशीन के पाबंदियों के हिसाब से एक छोटे से टुकड़े पे इतने सारे ट्रांजिस्टर्स को डिजाइन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसके लिए उनको एक नया तरीका खोजना पड़ता। यहाँ हमारी कहानी में आते हैं एक फेमस फिजिसिस्ट जैक किल्बी, एक ब्रिलियंट इंजीनियर जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में काम करते थे। उन्होंने 1958 में इन्वेंट किया सबसे पहला इंटीग्रेटेड सर्किट, पर उन्होंने सिलिकॉन का यूज नहीं किया, उन्होंने यूज किया जर्मेनियम का, और सारे के सारे कंपोनेंट्स उन्होंने एक सिंगल जर्मेनियम के सीट पे ही डिजाइन कर दिए। उसके अगले ही साल 1959 में रॉबर्ट नॉयस और उनकी टीम ने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन के टुकड़े पे प्लेनर प्रोसेस का यूज करके इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया। और क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन से बना हुआ था, तो ये जैक किल्बी के जर्मेनियम के इंटीग्रेटेड सर्किट से कहीं ज़्यादा रिलायबल प्रूव हुआ, और ईजी टू मैन्युफैक्चर भी था क्योंकि सिलिकॉन ज़्यादा अबेंडेंस में पाया जाता है। आगे जाके रॉबर्ट नॉयस ने गॉर्डन मूर के साथ मिलके इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जिसके चिप्स आज आप अपने कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। गॉर्डन मूर वही आदमी थे जिन्होंने मूर्स लॉ दिया था। गॉर्डन मूर ने 1965 में मूर्स लॉ दिया था, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि अगले एक दशक में हर साल एक सेमीकंडक्टर चिप पे जितने ट्रांजिस्टर्स होंगे वो डबल होते जाएंगे। ये भले ही उन्होंने सिर्फ अगले 10 सालों के लिए दिया था, लेकिन ये आज भी उतना ही वैलिड है। आज तक भी हर साल सेमीकंडक्टर चिप पे जो ट्रांजिस्टर्स की संख्या पॉसिबल है वो हर साल डबल होते जा रही है, और आज एक छोटे से सेमीकंडक्टर चिप पे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स पॉसिबल है। जहां एक वैक्यूम ट्यूब 1 इंच से लेकर 6 इंच जितने बड़े होते थे, वहीं सिर्फ 1 इंच के सेमीकंडक्टर चिप पे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स पॉसिबल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने दुनिया को कितना बदल के रख दिया है। इस सेमीकंडक्टर चिप के मार्केट ने 2023 में 2022 की अपेक्षा 9% की गिरावट देखी थी, लेकिन फिर 2024 में ये उभर रहा है, और अगले 8 सालों में यानी 2032 तक आते आते इस मार्केट के $2 ट्रिलियन तक वैल्यूएशन पहुंचने की संभावना है। तो भारत इसमें कहाँ लाया करता है? अभी के समय पे जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस मार्केट में वो है ताइवान, जो अकेले 60% चिप्स का मैन्युफैक्चर करता है। और अगर हम एडवांस चिप्स की बात करें तो 90% एडवांस चिप्स अकेले ताइवान मैन्युफैक्चर करता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत हर साल 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेमीकंडक्टर चिप्स को आयात करता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत की सरकार चाहेगी कि ये चिप्स भारत में ही बने, ताकि उनको आयात में इतना खर्चा ना करना पड़े। तो भारत में इसको लेके क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसी साल 2024 के फरवरी में टाटा ग्रुप ने ताइवान के PSMC ग्रुप के साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में एक फैब्रिकेशन यूनिट खोलने की अनाउंसमेंट की, जिसमें कि वो $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि 91,000 करोड़ रुपए। और सिर्फ यही एक यूनिट नहीं, 2 और पैकेजिंग और टेस्टिंग फैसिलिटीज भी खोलने की अनाउंसमेंट की गई है, एक असम में और दूसरा एक और गुजरात में। इन यूनिट्स को खोलने से क्या होगा? इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने के कई फायदे हैं। युवाओं को नया रोजगार मिलेगा, नए नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, भारत की सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में आयात पर निर्भरता कम होगी, और फॉरेन कंपनी के साथ इतने कोलैबोरेशंस करके और काम करके इंडियन कंपनीज में भी एक्सपर्टीज आएंगी, और इंडिया के यूथ का भी स्किल डेवलप होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे चैलेंज बहुत बड़ा है। सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, और इतने सारे फॉरेन प्लेयर के होते हुए कंपटीशन भी इसमें बहुत ज़्यादा है। पर इस सभी चैलेंजेस को पार करके इंडिया को आगे उभरना होगा और इस सेमीकंडक्टर मार्केट में अपनी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। और जैसे इंडिया चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ रहा है और अपने आप को चेंज कर रहा है, वैसे आपको भी बदलना होगा और डॉक्टर से सवाल करना होगा कि क्यों वो महंगे महंगे ब्रांडेड दवाई आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि
काफ़ी दवाइयों के सस्ते जेनरिक वर्जन्स उपलब्ध हैं। इस बारे में वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि आप बदलेंगे तो देश बदलेगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।